अच्छा तो जनाब एपीजीपी के पासेवर्ड सॉल्व करने जा रहे हैं हम। तो वीडियो को गौर से देखिएगा और एंड तक देखिएगा। जिन बच्चे क्लास स्टार्ट नहीं कर रहे तो वो काइंडली इस वीडियो को गौर से देखिएगा, ठीक है। अच्छा, जैसे कि हम क्लास में वैसे रेगुलर क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं इस टॉपिक को अच्छी तरह से, काफ़ी ज़्यादा, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा एक दफ़ा रिकॉल कर देता हूँ। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वो सीक्वेंस होती है जिसके अंदर आपके पास डिफरेंस सेम होता है और सेम डिफरेंस के साथ जब सीक्वेंस एग्जिस्ट कर रही होती है तो उसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है। और ऐसी सीक्वेंस जिसके अंदर आपके पास सेम रेशियो एग्जिस्ट कर रहा होता है उसको आप कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात ये कि हमने इनके क्लास में इनके सम के फॉर्मूले यानी कि सीरीज के फॉर्मूले भी डिस्कस किए थे, अर्थमेटिक सीरीज के और ज्योमेट्रिक सीरीज के। सीक्वेंस और सीरीज में क्या फर्क होता है? सीक्वेंस होती है आपका एक पैटर्न और सीरीज होती है उस पैटर्न का एडिशन, ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है जो हमें याद रखनी होती है। चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एज अ सेकंड टर्म ऑफ -14। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है उसकी सेकंड टर्म जो है वो -14 है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि T2 जो है वो -14 के बराबर है, ठीक है। सेकंड टर्म का मतलब है सेकंड टर्म T2। और उसके बाद वो कह रहा है कि एंड द सम ऑफ द 21st टर्म इज ऑफ 84, यानी कि 21 टर्म्स का जो सम है दैट इज एक्जैक्टली 84। फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द 21st टर्म ऑफ दिस प्रोग्रेशन, यानी कि अब आपको दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है। एक तो आपको ए कैलकुलेट करना है यहाँ से फर्स्ट टर्म, और 21st टर्म भी कैलकुलेट करनी है आपको कि T21 क्या होगा। अच्छा देखो, जब भी आपको T21 या इस तरह की कोई भी चीज़ आपको निकालनी है, देखो उसके लिए सबसे पहली चीज़ ये होती है कि तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि तुम्हारा ए और डी क्या है। तो ए और डी जब तक नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। उसके लिए हम ये करते हैं कि हम सबसे पहले जनरल फॉर्मूला उठाते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, जो कि होता है ए प्लस एन माइनस वन डी, ठीक है। अब उसके अंदर हम कुछ मीनाकारी करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि पहले हम एन की जगह 2 लिखते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास ए प्लस 2 माइनस वन डी, ठीक है। T2 जो है वो ऑलरेडी -14 के बराबर था, तो ए प्लस डी से मैंने एक इक्वेशन बना ली और इसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। तो कुछ भी नहीं किया, ऐसे ही इस हालत के अंदर ही छोड़ दिया इसको, ठीक है। अब मैं चला गया सम के फॉर्मूले की तरफ। तो जो सम का फॉर्मूला होता है अर्थमेटिक में वो होता है एन अपॉन टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ये हमारे पास होता है इसके सम का फॉर्मूला, ठीक है। और उसके बाद अगली चीज़ ये कि जब इस फॉर्मूले के अंदर हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल मैंने S21 डाला तो एन की जगह 21 अपॉन टू आएगा। टू ए मुझे मालूम नहीं है, एन की जगह आएगा दोबारा 21 माइनस वन और ये हो जाएगा डी के बराबर, ठीक है। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा। S21 की वैल्यू उसने मुझे पहले से दी हुई थी, दैट इज 84। तो मैं यहाँ पर 84 प्लेस करूंगा। 21/2 टू ए प्लस 20 डी लिखा हुआ है, सही है। अब इसको मुझे सिंप्लीफाई करना होगा, इसको मुझे देखना होगा कि मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। तो सबसे पहला काम मैंने ये किया कि मैंने इस चीज़ को उठा के दूसरी तरफ फेंका। 84 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 21 कर दिया और इस साइड पे 2a प्लस 20d छोड़ा। क्योंकि उसने मुझसे मांगा था क्या, उसने मुझसे कहा था कि तुम्हें a चाहिए सबसे पहले। तो बेटा एक काम ये करोगे कि जो पहले इक्वेशन तुमने बनाई थी उस इक्वेशन के थ्रू तुम यहाँ से d की वैल्यू निकाल के इसमें डाल दोगे ताकि तुम a को फिगर आउट कर सको। अगर इस इक्वेशन को देखूँ मैं तो 14 इज इक्वल्स टू a प्लस डी था। d यहाँ पे छोड़ा जाए अगर तो ये बनेगा -14 माइनस ए। अब ये वैल्यू उठाकर मैं इस नई इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ जो अभी एक मराहिल पर है जिसे सॉल्व होना है। तो 84 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 21 इज इक्वल्स टू 2a प्लस 20d। डी की जगह लिखा मैंने -14 माइनस ए। अब मैं इस इक्वेशन को अगर सिंप्लीफाई करूंगा तो मुझे एग्जैक्टली मिल जाएगा मेरी वो वैल्यू, यानी कि मेरा ए जो मेरा रिक्वायरमेंट है। तो अब मैं इसको आगे मजीद सॉल्व करता हूँ भाई। तो ये हो जाएगा 21 1 जा 21 और 21 4 जा 84, 4 2 जा 8 हो जाएगा लेफ्ट साइड के ऊपर। ये हुआ हुआ है 2a। 20 जब 140 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा एग्जैक्टली 280 और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस का 20a, ठीक है जी। अब 2 में से 20 जाएगा तो उसकी बात तो छोड़ देते हैं अभी, पहले 8 माइनस प्लस का 280 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का 18a, ठीक है। अब मैं ये करता हूँ कि जब मैं इसको ऐड करूँगा तो 288 डिवाइडेड बाय -18 इज इक्वल्स टू ए हो जाएगा और यहाँ से मैं अपनी ए की वैल्यू को फिगर आउट कर सकता हूँ सिंपल वे में, कैंसिल कर करके ही देखना पड़ेगा क्योंकि दूसरा ऑप्शन नहीं है। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18 और मजीद मुझे इसको सिंप्लीफाई होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। मैंने लिखा कि भाई ए जो है मेरे पास 144 अपॉन 9 है, ठीक है, माइनस में दिया हुआ, ठीक है। ये मेरी आ गई सबसे पहली टर्म, क्लियर हो गई बात। दूसरी बात क्या है कि अब जब मैं पहली टर्म फिगर आउट कर, क्या हुआ कुछ है 275, अच्छा और कैंसिल हो रहा है मजीद, अच्छा।
तो ए आ रहा है माइनस का 16, ये हमें मिल गया माइनस का 16। चलो जी, ये तो कहानी हो गई। अब हम जरा डी निकाल लेते हैं ताकि 21st हम को फिगर आउट कर सकें। तो डी निकालने के लिए -14 माइनस ए की जगह माइनस का 16 आ गया। तो डी अगर मैं देखूँ तो -14 प्लस का 16, और डी जो है वो मेरे पास हो जाएगा 16 माइनस 14 प्लस का 2। तो डी जो है वो मेरे पास एग्जैक्टली आ गया है प्लस का 2। ठीक है। अब इसके बाद अगली चीज़ क्या है हमारे पास, कि ये काम तो हमने कर लिया। अब इसके बाद हमें डी और ए मालूम हो चुका है, तो अब हम अपने 21st टर्म की तरफ जाएंगे। 21st टर्म को अगर हम देखें तो T21 जो है वो बराबर है मेरे पास किसके, ए प्लस 21 माइनस 1 डी के। अच्छा जी, अब मैं ये करता हूँ कि T21 निकालने के लिए ए की वैल्यू जो मेरे पास है वो -16 है, और ये हो जाएगा मेरे पास 20, और कॉमन डिफरेंस जो है वो मेरे पास 2 के बराबर। T21 जो है वो -16 प्लस का 40, और 40 माइनस 16 अगर मैं करता हूँ तो वो एग्जैक्टली मुझे वैल्यू दे सकता है 40 माइनस 16 इज 24। तो ये हो गया मेरा 24। ठीक है भाई, ये मुझे दोनों वैल्यूज़ मिल गई जो मुझे चाहिए थी। क्लियर है भाई, यहाँ तक कोई मसला? अली हसन, कोई मसला तो नहीं? अच्छा जी, अब आगे वो कह रहा है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है द सेकंड टर्म 27 पी स्क्वायर एंड द फिफ्थ टर्म P5। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि इस सवाल में उसने मुझसे कहा है कि भाई मेरी ज्योमेट्रिक की सेकंड टर्म जो है वो है 27 पी स्क्वायर, और मेरी फिफ्थ टर्म जो है वो एग्जैक्टली है मेरे पास p की पावर 5। द कॉमन रेशो r इज सच दैट, अच्छा r के बारे में उसने मुझे बताया कि r 0 से 1 के दरमियान में हो। फाइंड r इन टर्म्स ऑफ p, r को कैलकुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ p। चलें अब हम यूज़ करते हैं जनरल टर्म का फॉर्मूला। तो जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है हमारे पास इसमें ई एन इज इक्वल्स टू ए आर की पावर n-1। अब अगर मैं इसको यूज़ करता हूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास T2 इज इक्वल्स टू ए आर की पावर 2-1। T2 ऑलरेडी 27 पी स्क्वायर के बराबर है, तो ये सिर्फ ए आर हो जाएगा। ये मेरी हो गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। अच्छा, इसमें हमेशा एक काम आसानी से हो जाता है कि जब आपके पास ज्योमेट्रिक होती है ना, तो आप जितनी भी इक्वेशंस बनाते हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए उनको आपस में डिवाइड कर लेते हैं, तो उससे कोई ना कोई वेरिएबल निकल आता है। अब इसी तरीके से मैं इसके अंदर 5 लिखूंगा अगर, तो ये हो जाएगा ए आर की पावर 5-1। P5 जो है वो P5 के बराबर है, तो ए आर की पावर हो गई 4, और ये हो गई इक्वेशन 2। अब मैं इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर दूंगा इक्वेशन नंबर 1 से, यानी कि P5 डिवाइड होगा 27 पी स्क्वायर से, और ए आर की पावर 4 डिवाइड हो जाएगी ए आर से। ऐसा करने से ए से ए कैंसिल हो जाएगा। ठीक है भाई, चला गया। और उसके बाद मेरे पास लिखा हुआ है P5 डिवाइडेड बाय 27। अच्छा, इसमें भी कैंसिल आउट करूँ मैं अगर P को, तो ये P क्यूब बचेगा और नीचे 27 होगा, इज इक्वल्स टू यहाँ पे बचेगा R क्यूब। और जब मैं R के ऊपर क्यूब रूट अप्लाई करूँगा तो P कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होकर P बचेगा, और यहाँ पे आ जाएगा 3, क्योंकि R जो है वो एक्जैक्टली क्यूब रूट कंडीशन के अंदर था। ठीक है जनाब, ये आपके पास आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट पे वो पूछ रहा है हेंस फाइंड इन टर्म्स ऑफ P द सम ऑफ इन्फिनिटी ऑफ द प्रोग्रेशन। यानी कि सम ऑफ इन्फिनिटी का फॉर्मूला होता है a अपॉन 1 माइनस आर। तो a जो है वो आपके पास ऑलरेडी एग्जैक्टली यहाँ पर इस वक्त आपके पास था नहीं, कि आपको मालूम ही होगी a क्या था, तो a यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ। लेकिन इन टर्म्स ऑफ p मुझे आंसर चाहिए, तो मैं एक काम ये करता हूँ सबसे आसान, कि यार यहाँ से मैं a की वैल्यू को फिगर आउट कर लेता हूँ, जो कि सबसे आसान इक्वेशन थी ये वाली। तो 27 पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a नहीं है मालूम, r मुझे पता है कि वो p अपॉन 3 के बराबर है, तो a इज इक्वल्स टू 27 पी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय पी करूँगा तो पी से पी चला जाएगा। 27 3 सा होता है 81, तो ये 81 पी हो जाएगी मेरे पास वैल्यू ए की। ठीक है। अब इस वैल्यू का इस्तेमाल करते हुए मैं सारी चीज़ें कैलकुलेट करता हूँ। ए की जगह लिखता हूँ मैं 81 पी डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर की जगह लिखता हूँ मैं पी अपॉन 3, और अब इसको सिंप्लीफाई करता हूँ मैं 81 पी डिवाइडेड बाय 3 माइनस पी डिवाइड बाय 3। 81 पी डिवाइड हो रहा है 3 माइनस पी अपॉन 3 के साथ, तो 81 पी मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 अपॉन 3 माइनस पी के साथ, तो ये हो जाएगा मेरे पास 243 पी डिवाइडेड बाय 3 माइनस पी। सही जनाब। अच्छा, अब उसके बाद आगे उसने क्या पूछा आपसे, उसने बोला गिवन दैट द सम टू इन्फिनिटी इज 81। सम टू इन्फिनिटी जो है वो आपके पास कितना दिया हुआ है, 81। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। यानी कि सम टू इन्फिनिटी यही था जो मैंने अभी यहाँ पर कैलकुलेट किया था।
उसकी जगह मैं 81 लिख के इक्वेशन को उसके साथ इक्वेट कर देता हूँ ताकि मुझे पी की वैल्यू आसानी मिल सके। तो मैंने 3 माइनस पी को यहाँ डाल दिया और 243 पी डिवाइडेड बाई 81 कर दिया। तो उससे होगा ये कि 3 माइनस पी, 243 को जब आप 81 से डिवाइड करेंगे तो वो आपको आंसर देगा 3। तो ये हो जाएगा 3p। तो 3p इज इक्वल्स टू 3p प्लस p करेंगे जब आप इसको, 3 इज इक्वल्स टू 4p हो जाएगा और p की वैल्यू निकालने के लिए 3/4 करेंगे आप, तो ये आ जाएगी वैल्यू। सही, ठीक हो गई। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल पे जो कि एग्जैक्टली इसी टॉपिक का हो। जैसे बायनोमियल के भी कुछ सवाल थे हमारे पास और इसी सीरीज के अंदर हमारे पास कुछ और सवाल भी होंगे पीछे। ओ, अच्छा, ये तो और पीछे की तरफ चला जाएगा पेपर, तो इसमें एपीजीपी का और मजीद कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो अब एक काम करते हैं, अब हम एपीजीपी का जो क्वेश्चन है वो डायरेक्टली हम पापा कैम्ब्रिज से उठा लेते हैं। ये 2025 के पेपर में भी आया होगा, मेरे पास 2021 से स्टार्ट हो रहा था पास पेपर, तो इसका मतलब 2022 और 23 और 24 उन क्वेश्चंस में डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो हम 25 के क्वेश्चन से उसको पीछे करना शुरू कर देते हैं ताकि हमें पता चल जाए। तो पी की वैल्यू, पी की वैल्यू का क्या होगी? हाँ, पी की वैल्यू जो आई है वो 3/4 ही आई है, गैस। वो भी एपीजीपी था। अच्छा, अभी देख लेते हैं। ये सवाल आया हुआ है एक मैथमेटिक्स ज्योमेट्री, देखते हैं। जी, अब ये सवाल है हमारे पास 2025 अक्टूबर नवंबर का। हाँ, ठीक है। अच्छा, इस सवाल में हमसे क्या पूछ, हाँ सही है, इसमें से देख लो। इसमें लिखा हुआ है द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 9। यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की दो फर्स्ट टर्म्स हैं, मतलब फर्स्ट टू टर्म्स हैं, सॉरी, यानी कि T1 होगा और डेफिनेटली T2 होगा, जिसका सम जो है वो आपके पास बना हुआ होगा 9। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से सम टू इन्फिनिटी ऑफ दिस प्रोग्रेशन इज 25, यानी कि एस इन्फिनिटी जो है वो आपको दिया हुआ है 25। फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ द कॉमन रेशियो एंड फॉर द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन निकालना है और कॉमन रेशियो की आपको टर्म्स निकालनी है। ठीक है, ये हो सकता है a प्लस ए आर इज इक्वल टू 9 के बराबर। फर्स्ट टू टर्म्स यही होती है, पहली टर्म ए होती है, दूसरी टर्म ए आर होती है। इससे मैंने एक इक्वेशन क्रिएट कर ली और यहाँ से मैंने ए की वैल्यू निकाल ली, 1 प्लस आर इज इक्वल टू 9, और ए को अलग किया जब तो 9/1 प्लस आर हो गया। ठीक है। एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला हमारे पास होता है a/1 माइनस आर, और एस इन्फिनिटी ऑलरेडी दिया हुआ 25। तो ए की जगह मैंने जो वैल्यू निकाली है दैट इज 9/1 प्लस आर, और नीचे लिखा हुआ है 1 माइनस आर। तो अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। सिंप्लीफाई करूँगा अगर मैं इसको, तो ये मेरे पास हो जाएगा एग्जैक्टली क्या, ये हो जाएगा मेरे पास 25 इंटू 1 माइनस आर इज इक्वल्स टू 9/1 प्लस आर। तो अब हम एक काम करते हैं, हम इसको उधर भेजते हैं और मल्टीप्लाई करवा देते हैं इसके साथ। 1 माइनस आर, 1 प्लस आर इज इक्वल्स टू 9। अच्छा, अब अगर मैं गौर से देखूँ तो यहाँ पे मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है कि यार ये जो है एग्जैक्टली 1 माइनस आर स्क्वायर के बराबर हो सकता है, क्योंकि ये a प्लस बी और a माइनस बी लिखा हुआ है।
और 1 माइनस आर स्क्वायर को अगर मैं यहाँ छोड़ूँ और ये इधर भेजूँ तो ये 9/25 होगा। फिर 1 माइनस का 9/25 इक्वल टू आर स्क्वायर होगा। और आर स्क्वायर को देखा जाए तो 25 माइनस 9/25 होगा। इसके बाद आर स्क्वायर जो है वो हो जाएगा 16/25। व्हेन आई एम टेकिंग अ स्क्वायर रूट ऑफ बोथ द साइड्स, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और आर इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 4/5 हो जाएगा। दैट विल पॉसिबली बी माई आंसर। ये हो सकता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगली टर्म में लिखा हुआ है कि फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉर ईच पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द कॉमन रेशियो। अब फर्स्ट टर्म निकालनी है दोनों रेशियोज के हिसाब से। तो रेशियो के हिसाब से अगर फर्स्ट टर्म निकालनी है भाई, तो ए जो था वो आपके पास था 9/1 प्लस आर। अगर आप पहला आर उसमें डालते हो तो 9/1 प्लस 4/5 हो जाएगा। ए इज इक्वल टू 9/5 प्लस 4/5 होगा। इसके बाद ए बराबर हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड 5 प्लस 4 इज 9। तो ए जो है वो मेरे पास हो जाएगा 5 पहले रेशियो। दूसरे रेशियो से अगर मैं निकालूं तो 9/1, ये आर की वैल्यू डालूंगा तो -4/5 हो जाएगा। और ए इज इक्वल्स टू 9/5 माइनस 4/5 हो जाएगा। ए जो है वो 9 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 1 हो जाएगा। ए बनेगा 9 5 इज 45। ठीक है जनाब, ये हो गया। इसी तरीके से अक्टूबर नवंबर का ये क्वेश्चन हमने कर लिया। अब इसके पीछे चले जाते हैं थोड़ा सा। क्या हुआ? 2025 पेपर 11, चलो वो भी देख लेते हैं। तो इसमें कौन सा क्वेश्चन हमें दिया हुआ है? ये सवाल दिया। हाँ, ये एक ही सवाल है। इसके बाद वाला अगला सवाल चेक कर लिया मैंने। मार्च में, हाँ मार्च का भी क्वेश्चन होगा ना। अब आईजी का और 4037 का पेपर सेम ही होगा, ठीक है। सबका मैथ्स का भी एडवांस का भी, ठीक है, एक ही पेपर बनेगा। इंटरनेशनल मैथ्स का भी एक ही पेपर बनेगा, मतलब ये एक ही पेपर बनेगा रहेगा जो सेम डे पे कंडक्ट किया जाएगा। A geometric progression has four term is this and the sixth term is this। यानी कहने का मकसद ये होगा कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर फोर्थ टर्म जो है वो आपके पास है 8k⁻6 डिवाइडेड बाय 27। और आपके पास जो सिक्स टर्म है वो आपके पास है 32k⁻10 डिवाइडेड बाय 243। ठीक है। कॉमन रेशियो ऑफ दिस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज पॉजिटिव। इसका कॉमन रेशियो जो है वो आपके पास एक्जेक्टली पॉजिटिव है। अब ये उसने आपको बता दिया और उसने यही पूछा है कि फाइंड द कॉमन रेशियो इन टर्म्स ऑफ के एंड द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसकी फर्स्ट टर्म निकालनी है, कॉमन रेशियो निकालना है। तो अब अगर देखा जाए फोर्थ टर्म का मतलब हुआ कि ए आर की पावर हो जाएगी 3, दैट इज इक्वल टू 8k⁻6 डिवाइडेड बाय 27। और ए आर की पावर हो जाएगी 5, दैट इज इक्वल टू 32k⁻10 डिवाइडेड बाय 243। अच्छा, अब ये किसी के दिमाग में सवाल अगर आएगा कि सर ने डायरेक्टली कैसे लिख दिया, तो भाई ऐसे लिख दिया, टी एन इज इक्वल टू a⁻n-1। अगर मुझे 4 लिखना है तो मैं यहाँ पे 4 लिखूंगा और ये ए आर की पावर 4-1 3 हो जाएगा, जो कि इसके बराबर है। ठीक है, वो मैंने एक इक्वेशन बना दी। इसी तरीके से जब ये 6 है तो 6-1 5 होगा, तो ए आर की पावर 5 इस पूरी टर्म के बराबर होगी, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दी। अब मैं दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देता हूँ। तो ए आर की पावर 5 डिवाइड कर दी मैंने ए आर की पावर 3 से।
और 32k⁻10 डिवाइडेड बाई 243, इसको भी डिवाइड कर दिया मैंने 8k6 डिवाइडेड बाई 27 से, यानी कि लेफ्ट साइड के साथ और राइट साइड के साथ डिवाइड कर दी। जब मैंने इसको डिवाइड कर दिया तो मेरे पास ए से ए कैंसिल हो गया और आर बच गया स्क्वायर। 32k⁻10 डिवाइडेड बाई 243 मल्टीप्लाई बाय 27 डिवाइडेड बाय 8k की पावर हो गई 6। नहीं, अब इसको हमें करना है कैंसिल आउट। तो 8 वन ज़ा 8, 8 फोर ज़ा होता है 32, हो गई कहानी। इसी तरीके से 3 9 ज़ा 27, 381 से जाएगा ये, 9 वन ज़ा 9 और 9 9 ज़ा 81। तो कुल मिला के अगर मैं इसको देखूँ तो आर स्क्वायर और के की पावर, अच्छा देखो यहाँ पे 10 दिया हुआ है और यहाँ पे 6 दिया हुआ है। 10 माइनस 6 करने से यहाँ बचेगा 4 और नीचे जो है मेरे पास सिर्फ आ जाएगा 9। फिर मैं उस पर लूँगा स्क्वायर रूट, फिर भी स्क्वायर रूट लूँगा और इस पर भी स्क्वायर रूट लूँगा, और के की पावर 4 डिवाइडेड बाय 9। तो ये आर सॉल्व करेगा और प्लस माइनस 2 के ऊपर स्क्वायर डिवाइड बाय 3। चूंकि उसने मुझसे कहा था कि आर एक पॉजिटिव नंबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आर बराबर होगा एग्जैक्टली 2k² डिवाइडेड बाय 3k। ठीक है, आर आ गया। अब आपके पास अगली चीज़ क्या है कि आर आ गया तो आपको पहली वैल्यू निकालनी है, यानी कि आपको ए फिगर आउट करना है। तो ए फिगर आउट करने के लिए आपके पास तरीकेकार ये होगा कि आप किसी भी एक्सप्रेशन को इस्तेमाल कर लें अपनी, जो भी आपको आसान लग रही है। मुझे ये लग रही है AR³ इज इक्वल्स टू 8k⁻6 डिवाइडेड बाई 27। इसमें मैं अपना आर पुट कर देता हूँ। अगर आर पुट करूँगा तो 2k² डिवाइडेड बाई 3 के ऊपर होल पे क्यूब आ जाएगा, 8k⁻6 डिवाइडेड बाई 27 हो जाएगी। और सारी टर्म्स को क्यूब सिंप्लीफाई करके जब मैं वहाँ भेजूंगा तो 8k6 डिवाइडेड बाई 27 मल्टीप्लाई बाय 3 का क्यूब जो होता है वो 27 होता है, तो दूसरी साइड पे जाके न्यूमिनेटर में बन जाएगा और ये हो जाएगा 8k⁻6। तो ये 8k और 8k कैंसिल, 27 से 27 कैंसिल, ये बन गया मेरे पास। ये हो गई मेरी सीक्वेंस की पहली टर्म। अब वो कह रहा है गिवन दैट द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है 7 to infinity is 3, फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ k। अब वो कह रहा है कि इन्फिनिटी का जो सम है वो 1 है, वो बराबर होता है a/1 माइनस आर के, और यहाँ लिखा हुआ ऑलरेडी 1, सॉरी, सम टू इन्फिनिटी इज 3। अच्छा, ए की जो वैल्यू है वो मेरे पास थी 1, 1 लिख दी मैंने, 1 माइनस आर, आर जो मैंने निकाला था वो मेरे पास था 2k² अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 3। तो ये हो जाएगा 1/3 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2k² अपॉन 3। अच्छा, अब शॉर्टेस्ट एलसीएम लेने का तरीका मैंने हमेशा क्लास में बताया कि पूरी इक्वेशन को उस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं जो लिखा हुआ है। तो ये हो जाएगा एग्जैक्टली मेरे पास 1, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2k²। 2k² को यहाँ रख के 3 माइनस 1 कर देते हैं, तो k² बचेगा मेरे पास 2 डिवाइडेड बाई 2 और k² आएगा फिर 1 और k की फाइनल वैल्यू हो जाएगी मेरे पास प्लस माइनस 1। फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ k। सो k की पॉसिबल वैल्यू आपके पास 1 आ रही है और दूसरी वैल्यू आपके पास -1 आ रही है। अच्छा, अब एक काम ये करते हैं कि अभी हमने 1 2 का किया तो हम 1 1 का भी क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगर कोई हमसे 1 1 में भी सवाल दिया हुआ हो। 1 1 में, हाँ क्वेश्चन 11, क्या बात, क्वेश्चन 11 पेज नंबर 15 पर है बस। अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें हमसे पूछ रहा है वो, उसने कहा है कि भाई द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हैज द कॉमन डिफरेंस डी, उसका कॉमन डिफरेंस डी है, पर प्रोग्रेशन दी हुई थर्ड टर्म उसने आपको दी है 10 के बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि t3 जो है वो 10 दिया हुआ है। कह रहा है राइट डाउन एक्सप्रेशन फॉर द फर्स्ट टर्म एंड द सेकंड टर्म फॉर दिस प्रोग्रेशन, गिव योर आंसर इन टर्म्स ऑफ डी ओनली। डी की टर्म में आपको आंसर देना है। तो अब t3 जो है वो एग्जैक्टली आपके पास है 10। तो अब ये थर्ड पोजीशन पर है, यानी कि इसके अंदर कुछ प्लस हुआ होगा सेकंड पोजीशन पर, तो वो आगे पहुंचा। अब कॉमन डिफरेंस को ऑलरेडी डी दिया हुआ है। मैं एक बात जानता हूँ कि अगर मुझे इससे पीछे जाना है तो मुझे इसमें से क्या करना पड़ेगा, डी को एक दफ़ा माइनस करना पड़ेगा, सेकंड टर्म आ जाएगी। और फर्स्ट टर्म लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डी को 2 दफ़ा माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस डी एंड माइनस डी करने से मुझे आपकी फर्स्ट टर्म भी मिल जाएगी, दैट इज 10 - 2d। ये बहुत आसान था।
ठीक है, इसमें कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, बस उसको डायरेक्टली डिफरेंस माइनस करके टर्म निकाल। अब वो कह रहा है व्हेन ईच ऑफ दी थ्री टर्म्स इज स्क्वायर्ड एंड द सम इज स्क्वायर्ड इज 140, यानी कि अगर इन तीनों टर्म्स को आप स्क्वायर करें और उसका स्क्वायर जो है बराबर हो जाए किसके 140 के। तो डी की टू पॉसिबल वैल्यूज पता करनी है, चलो पता करते हैं। 10 का स्क्वायर होगा 100, ये भी होगा 100, 2d प्लस का डी स्क्वायर, मैंने a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया। इस तरीके से ये हो गया 100 माइनस का 4d और ये हो जाएगा प्लस का 4d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 140। 4d और डी स्क्वायर हो जाएगा 5d स्क्वायर और 4 और 2 हो जाएगा माइनस का 60। और अब मेरे पास है 300 माइनस 140 इज इक्वल टू 0। 5d स्क्वायर माइनस का 60 और इसमें से हम कर लेते हैं 300 माइनस 140, तो ये हो जाएगा 160 माइनस नहीं प्लस का 160 इज इक्वल टू 0। 5 इसमें से निकालते नहीं, कॉमन तो निकल नहीं रहा। अब हमें इसको क्वाड्रेटिक से सॉल्व करना पड़ेगा। फाइंड टू पॉसिबल वैल्यूज ऑफ डी। हाँ, डी की दो पॉसिबल वैल्यूज तो निकालनी है। फाइंड द सम टू, अच्छा एक और चीज़ भी उसने पूछी थी, उसने कहा था फाइंड द सम टू फर्स्ट 200 टर्म्स ऑफ द प्रोग्रेशन। तो बड़ा सवाल है। 5d स्क्वायर 16 5 से होता है मेरे पास 80, तो 800। अब 800 के ऐसे दो फैक्टर्स चाहिए कि प्लस माइनस हो तो 6 आ जाए। 400, 200, 100, 50 और ये 25। टू द 4 4 टू द 4 4 टू द 8 8 टू 16 16 टू 32 32 और 5। हाँ, ये तो नहीं बना सकते। 5 5। हाँ, तो 5 2 टू द 4 4 टू द 8 8 5 द 40 और 40 और 20 भी नहीं हो सकता। 16 5 से ही होता है, 40 10 हो नहीं सकता। तो 25 इंटू अगर 4 करें तो 100 और बड़ी टर्म चली जाएगी। 25 इंटू 2 करेंगे तो 50 हो जाएगा, उससे भी नहीं बन रहा। कोई ना, कल तो है जो हम कर रहे हैं। 5 4 से 25 8 से 40 ना, 50 से 10 तो इसमें पॉसिबल नहीं हो रहा है। कोई चेक कर रहा हूँ मैं कि क्वाड्रेटिक से -2d ही होगा, ये -2d ही बन सकता है। ये वाला माइनस का 4d बन सकता है। ओहो, गलत कर दिया ना, 2d नहीं बन सकता। ये बनेगा 20d और ये बनेगा, हाँ ये बनेगा 40d। ये गड़बड़ हो गई। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गलत क्रिएट की। अब मेरे पास 4 और 1 ये हो जाएगा 5d स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा टोटल 60d और ये हो रहा था मेरे पास 300 माइनस 160 हो रहा था ना, प्लस का 160। अब इसमें से अगर मैं कॉमन निकालूं तो 5 कॉमन आएगा तो d स्क्वायर माइनस का 12d और प्लस का 5 3 15, 1 कैरी जाएगा तो 5 2 से 10, डी स्क्वायर माइनस का 12d प्लस का 32 इक्वल्स टू 0। अब हो जाएगा काम बिल्कुल आसानी से। डी स्क्वायर माइनस का 8d माइनस का 4d प्लस का 32 इक्वल टू 0। डी आप इसमें से कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा d माइनस 8 माइनस 4 कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा d माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो d कैन बी प्लस 4 एंड d कैन बी प्लस 8। वी हैव टू डिफरेंट वैल्यूज फॉर d। d की दो पॉसिबल वैल्यूज हमारे पास आ रही हैं। उसने मुझसे कहा था कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 200 टर्म्स ऑफ दिस प्रोग्रेशन विद द वैल्यू। ओके, तो फर्स्ट 200 टर्म्स का आपको प्रोग्रेशन इसमें से कैलकुलेट करके दिखाना है। ठीक है, कर लेते हैं। एस एन बराबर होगा एन अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस 1 डी के। ठीक है, अब ये करना है मुझे 200 टर्म्स के लिए, तो 200 डिवाइडेड बाई 2। अब आएगा मसला है पहली टर्म क्या होगी। एन की जगह पे आ गया 200 माइनस 1 और डिफरेंस डी। ठीक है, अब दो पॉसिबल डिफरेंस है, यानी कि इसका मतलब हुआ कि आपके पास स्मॉलर वैल्यू ऑफ डी। अच्छा, उसने स्मॉलर वैल्यू ऑफ डी का है, तो मुझे डी की लास्ट वैल्यू ही यूज़ करनी है। स्मॉलर वैल्यू 4 आ रही है, तो अब डी की स्मॉलर वैल्यू के लिए मुझे सम निकालना है। तो डी तो हो गया मेरे पास 4
और फर्स्ट टर्म जो थी जो कि t1 था वो हमने बनाया था 10 माइनस 2t के बराबर। तो 10 माइनस 2 इंटू 4 अगर मैं करता हूँ ये हो जाएगा 8 और ये बनेगा 2, यानी कि फर्स्ट टर्म जो है वो मेरे पास आ रही है 2। 200 डिवाइडेड बाय 2, फर्स्ट टर्म है 2 प्लस 199 ई के साथ आ गया 4, ये हो जाएगा मेरे पास 100, ये हो जाएगा 4, और उसके बाद 199 इंटू 4 करने से मुझे पता चलता है कि ये है 790, और ये हो जाएगा 796 का मतलब हो गया 800, और फाइनली ये हो जाएगा 8 2 3 4, यानी कि 200 वैल्यूज़ का जो सम आ रहा है वो ये आ रहा है। ठीक है जनाब। अच्छा, एक सवाल और देख लेते हैं मज़ीद, थोड़ी सी और किसी के। ये 2 सवाल इसमें और हैं वो। पहले मैंने दोनों पेपर 1 कराए थे, अब मैं दोनों पेपर 2 देख रहा हूँ कि अगर मुझे एपीजीपी का कोई सवाल दिया हुआ है। हम्म, पेज नंबर 16 के ऊपर। तो अब ये पेपर 2 का क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है आपसे, यकीनन कोई बड़ी चीज़ पूछ रहा होगा। इसमें पूछ रहा है आपसे, द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हैज़ द फर्स्ट टर्म, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हैज़ द फर्स्ट टर्म ए, फर्स्ट टर्म उसकी ए है और कॉमन रेशियो उसका आर है। अच्छा, ये तो नॉर्मल सी बात की। द सम ऑफ द सेकंड एंड थर्ड टर्म, यानी कि सेकंड टर्म प्लस थर्ड टर्म तो जो है आपके पास 168 के बराबर है, और सम ऑफ फोर्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म बराबर है 94.5 के। अब वो जानना क्या चाहता है, वो ये जानना चाहता है भाई कि फाइंड द सिक्स टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। सिक्स टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन का मतलब ये हुआ कि आपको छठी टर्म कैलकुलेट करनी है। तो सेकंड टर्म और थर्ड टर्म, सेकंड टर्म होती है ए आर और थर्ड टर्म होती है ए आर स्क्वायर, जो कि बराबर है 168 के। फोर्थ टर्म जो है वो मेरे पास है ए आर क्यूब, और फिफ्थ टर्म जो है वो ए आर की पावर 494.5। ठीक है, आप यहाँ से क्या करेंगे, ए को आप कॉमन ले लें तो हो जाएगा आर प्लस का आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 168। ठीक है। अच्छा, ये ऐसा करने से हमारे पास टर्म्स थोड़ी सी मुश्किल हो सकती हैं, इसमें कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। चलो देखते हैं, अल्लाह मालिक। ए की वैल्यू आ रही है मेरे पास 168 अपॉन आर प्लस का आर स्क्वायर। यहाँ से ए कॉमन निकाला जाए तो आर क्यूब प्लस की आर इक्वल्स टू 94.5 आ रहा है, और ए की जगह वैल्यू डाली जाए तो 168 अपॉन आर प्लस का आर स्क्वायर, आर क्यूब प्लस का आर फोर इक्वल्स टू 94.5। अब इसको यहाँ भेज के मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 168 आर क्यूब प्लस 168 आर फोर, 94.5 आर प्लस 94.5 आर स्क्वायर, 168 आर की पावर 4 प्लस 168 आर की पावर क्यूब माइनस 94.5 आर स्क्वायर, एंड देन माइनस 94.5 आर विच इज इक्वल टू 0। अब ये आपके पास रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम का क्वेश्चन आ गया। अब इसमें से आप आर को कॉमन निकालेंगे तो वो आपके पास आर अकेला हो जाएगा, फिर 168 आर क्यूब हो जाएगा प्लस 168 आर स्क्वायर हो जाएगा, 94.5 आर हो जाएगा, और अकेला 94.5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। 168 आर क्यूब प्लस 68 आर स्क्वायर 94.5 आर एंड माइनस 94.5 इज इक्वल टू 0। अब ये रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम का क्वेश्चन है, तो पहला फैक्टर मैं कैलकुलेटर के थ्रू फिगर आउट कर लेता हूँ कि मेरा पहला फैक्टर क्या आ रहा है। 8 160 माइनस 94.5
पहला फैक्टर हमारे पास r जो है वो -1 आ रहा है। तो अब मैं इस पे सिंथेटिक डिवीजन का इस्तेमाल करते हुए अपनी आगे की वैल्यूज़ को निकालूंगा। लॉन्ग डिवीजन पे नहीं जा रहा मैं। r क्यूब r स्क्वायर देन r देन कांस्टेंट यानी कि r की पावर 0। 168 168 -94.5 एंड -94.5 देन r इज माइनस, ये हो गया 168। ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 168 आएगा, तो हो जाएगा 0। और फिर उसके बाद जब इससे होगा तो -1 आएगा, 0 हो जाएगा। माइनस का 94.5 ऐसे ही रह जाएगा, और फिर जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 94.5 आएगा, जिससे ये हो जाएगा रिमाइंडर 0। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये r की पावर 0 है, r की पावर 1 है और r की पावर 2। तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि एक फैक्टर मेरा r प्लस 1 है और दूसरा फैक्टर मेरे पास है 168 r स्क्वायर एंड -944.5 इज इक्वल्स टू 0। ऐसा करने से r की एक वैल्यू -1 आएगी और दूसरी वैल्यू जो आएगी r की 168 r स्क्वायर -94.5 इक्वल टू 0। मीन्स r square is equals to 94.5 divided by 168. That means r square 94.5 divided by 168, that is equals to 9 upon 16, and which will be leading me that r can be plus minus 3 by 4. So I am getting three different values for that one. और अब उसने मुझसे पूछा है फाइंड द सिक्स टर्म ऑफ दिस प्रोग्रेशन। उसने कुछ बातें यहाँ बताई थी। कहा था r विल बी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये हुआ कि इन तीन वैल्यूज में से ये जो वैल्यू है मेरे पास इट इज़ ऑल्सो रिजेक्टेड, और इसमें से भी सिर्फ एक्सेप्टेड वैल्यू 3/4 है। अब जो उसने मुझसे सवाल में रिक्वायरमेंट उसकी थी, जो उससे मुझसे वो मांग रहा था, वो एग्जैक्टली क्या चीज़ है। उसने मुझसे कहा था सिक्स टर्म फिगर आउट करनी है। सिक्स टर्म को जब मैं फिगर आउट करूँगा यानी कि T6 दैट इज इक्वल्स टू AR की पावर 6 हो जाएगी। ठीक है। अब AR की पावर 6 होने के बाद सॉरी 6 - 1 हो जाएगी। ए जो है वो मेरे पास हाँ नहीं, मुझे चाहिए होगा ए। इस वैल्यू के साथ मैं निकालता हूँ। ए मेरे पास था 168 अपॉन आर प्लस का आर स्क्वायर, और आर जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ आर की पावर 5। मैं दोनों चीज़ों को एक साथ डाल देता हूँ कैलकुलेटर में। आर जो है वो मेरे पास है 3/4 प्लस का 3/4 पे स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3/4 की पावर 5। तो स्टेप बाय स्टेप करने से डायरेक्टली एक साथ कैलकुलेटर में डाल रहा हूँ ताकि देखता हूँ कि आंसर क्या आएगा। 168 डिवाइडेड बाय 3/4 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय 3/4 की होल पावर जो है पास है, दैट इज इक्वल्स टू 43/8। ये आपकी हो गई टर्म नंबर 6 एग्जैक्टली आपको चाहिए। ठीक है जनाब, काफ़ी मुश्किल सवाल था लेकिन मज़ा आया इसको करने में। अब वो पूछ रहा है सम टू इन्फिनिटी। अब ये तो एक ही मार्क का होना चाहिए। A/1 - r करना है। ए निकाला है मैंने 243/8 और 1 - r जो है वो 3/4 इज इक्वल टू 43/8 डिवाइडेड बाय 4 - 3/4 और 243/8 मल्टीप्लाई बाय 4/1। अच्छा, ये मुझे इतना टाइम इसलिए लगता है तो मैं ना कैलकुलेटर कम इस्तेमाल करता हूँ। आप चाहें तो ना डायरेक्टली यहाँ पे कैलकुलेटर में डाल के फाइनल आंसर देख, मुझे अच्छा नहीं लगता इसलिए मैं थोड़ा कैलकुलेट कर लेता हूँ। वैसे इन्फिनिटी मेरे पास ये आ रहा है भाई। ठीक है जनाब, तो एक सवाल और है, वो पेपर 2 का ही होगा, वो भी डेफिनेटली वो भी हम करते हैं। उसके बाद फिर जो है हम एंड करेंगे अपनी क्लास को। एक पास हाँ, एप्लीकेशन फॉर्मूले तो वैसे ही पेपर में आपको मिल जाएंगे। एप्लीकेशन का गेम है सारा, कि आप उसको किस तरह से ओपन एंडेड सॉल्व कर पाते हैं, वो सारा गेम होता है। या आपकी कितनी अच्छी प्रैक्टिस है, तो आप जितनी मैक्सिमम उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो उतना चीज़ें आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएंगी। हाँ, फॉर्मूले तो आपको सारे ही मिल रहे हैं ना। अच्छा, अब ये सवाल है थोड़ा सा
टेक्निकल, इसमें लॉग भी इस्तेमाल हो रहा है। ये है क्या, पेज नंबर 10 और 11। अच्छा जी, अब यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैन बी रिटन एज, फर्स्ट थ्री टर्म्स जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की इस पर रिटन। ठीक है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है यानी कि इसका डिफरेंस सेम होगा। अभी एक तो अंडरस्टूड सी बात है ना, उसने कहा गिवन दैट x इज ग्रेटर देन 1 फाइंड द लीस्ट टर्म ऑफ लीस्ट नंबर ऑफ टर्म्स फॉर द सम ऑफ दिस प्रोग्रेशन टू बी ग्रेटर देन 43 and ln x to the power 24। लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि n कैलकुलेट करना है। ठीक है, किस लिए n कैलकुलेट करना है, फॉर द सम ऑफ दिस प्रोग्रेशन टू बी ग्रेटर देन दिस, यानी कि एस एन जो है वो ग्रेटर हो जाएगा किससे, 43 ln x की पावर 24 से। ठीक है, तो अब फॉर्मूला लगाते हैं, ये होगा n अपॉन टू 2a प्लस n माइनस 1 d इज ग्रेटर देन 43 ln 24 x 24 सॉरी। ऐसा बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है ना। n अपॉन टू, फर्स्ट टर्म जो है वो मेरे पास थी 2 ln x क्यूब, सही जनाब। उसके बाद है मेरे पास प्लस n माइनस 1, और फिर डिफरेंस के लिए मुझे इनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो सब्ट्रैक्ट अगर मैं करूँगा, 5 ln x के ऊपर स्क्वायर माइनस 2 ln x के ऊपर क्यूब। ठीक है, और सिंप्लीफाइड एंड ग्रेटर देन 40 ln x पे आ गया 20। ठीक है, अब इन चीज़ों को ना थोड़ा सा ईजी कर लेते हैं। ईजी कैसे करेंगे, जैसे n अपॉन टू, देखो बच्चे, ये जो ln x है, जब ln की प्रॉपर्टी तुम देखते हो तो वो 3 यानी कि जो उसकी पावर है उसको उठा के उसे पहले फेंकेगा वो। ठीक है, तो अब एक बात अंडरस्टूड है कि अगर वो पहले आएगी तो ये सब मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये ln x कर जाएगा। 2 टू ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो ये हो जाएगा 12 ln x, डिवाइड हो गया। इसी तरीके से ये वाली जो टर्म्स हैं इसको अगर आप गौर से देखें तो ये क्या करेगा, ये भी यही काम करेगा कि 2 पहले फेंक देगा। तो इसके साथ जो लिखा हुआ है n माइनस 1, उसका काम इतना हो सकता है कि वो यहाँ पे बना दे आपके पास 10 ln x माइनस 6 ln x, तो उससे थोड़ी सी और आसानी हो गई। और ये 24 अगर पहले आ जाए तो ये भी कुछ सिमिलरिटी बना ही देगा। 43 मल्टीप्लाई बाय 24 करने से ये हो जाएगा 1032 ln x। ठीक है भाई, अब ये वाली चीज़ें तो हमारी एक तरफ हो गई शॉर्ट। अब देख लेते हैं कि मैं और क्या क्या मजीद इसमें कारस्तानियाँ कर सकता हूँ। n अपॉन टू अंदर जाएगा तो वो हो जाएगा मेरे पास 12 n अपॉन टू ln x प्लस ये n इसके पास जाएगा तो ये हो जाएगा 10n ln x, और n इधर जाएगा तो 6n ln x हो जाएगा। फिर माइनस का 10 ln x हो जाएगा, और माइनस का ही माइनस माइनस प्लस का 6 ln x हो जाएगा, ग्रेटर देन 1032 ln x। ठीक है, अब जो अकेले ln x थे ना उनको तो एक तरफ ही भेज दो, ध्यान छुटा दो। तो 2 1 2, 2 6 12 किया, इसको किया मैंने 6 ln x, और ये इसके साथ लिखा हुआ है 10 ln x माइनस का 6 n ln x, और ये 6 में से 10 जाएगा तो ये बचेगा आपके पास प्लस का 12, माइनस का 4 ln x ग्रेटर देन 1032 ln x। ठीक है भाई, ये काम तो हो गया। अब एक काम करते हैं जो हमें सही समझ में आ रहा है कि यार इस दोनों को उड़ा देते हैं। ये बनाएगा सिर्फ 10 ln x और माइनस का 4 ln x ग्रेटर देन 1032 ln x। तो अगर मैं ln x यहाँ से कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा 10n माइनस 4 विच इज़ ग्रेटर देन 1032 ln x। ln x से ln x चला गया, 10n minus 4 is greater than 1032 and 10n will be greater than 1032 plus का 4। तो n जो है वो ग्रेटर देन हो जाएगा 1036 डिवाइडेड बाय 10 के, और n की वैल्यू उसके हिसाब से 103.6 होगी। इसका मतलब है कि n हो सकता है 104। सही है जनाब।
नेक्स्ट पार्ट में वो ये कह रहा है कि गिवन दैट 25th टर्म ऑफ दिस प्रोग्रेशन इज इक्वल टू 408, 25th टर्म ऑफ दिस प्रोग्रेशन यानी कि इसकी 25वीं टर्म जो है प्रोग्रेशन की वो ये वाली है 402। 25वीं टर्म तो पहले लिख लेते हैं कि भाई 408 है। फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है। देखो बेटे सबसे पहले मुझे उसकी जनरल टर्म चाहिए होगी कि जनरल टर्म एग्जैक्टली उसकी क्या है, क्योंकि एन तो मुझे पता चल चुका है कि एन वहाँ पे एग्जैक्टली क्या हो सकता है किस हम अगर यहाँ पर आगे बढ़े। जनरल टर्म अगर मैं इसकी बनाऊँ तो वो मेरे पास होनी चाहिए ए प्लस एन माइनस वन डी इज इक्वल्स टू 408, ठीक है। और एन की जगह मुझे डालना होगा यहाँ पर 25। ए जो है वो मेरा ऑलरेडी यहाँ पर है जो कि है ये वाला, तो मैंने यहाँ पे ए की जगह पे लिखा 2 ln x³ प्लस एन की जगह लिखा 25 माइनस वन, और डिफरेंस के लिए मैंने वही काम दोबारा से किया कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दिया। 5 ln x² माइनस 2 ln x³ इज इक्वल्स टू 08। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 ln x, 25 माइनस वन हो जाएगा 24, 24 अंदर जाएगा 5 के पास तो 24 इंटू 5 करने से 120 बनता है। अभी अगले स्टेप पे करते हैं और ये स्क्वायर ऊपर उतार लेते हैं तो ये हो जाएगा 10 ln x, और यहाँ से उतारते हैं 3 टू द 6 ln x हो जाएगा इक्वल्स टू 408। 10 माइनस 6 करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 24 करेंगे तो ये टोटल आंसर देगा आपको 96 ln x प्लस 6 ln x इज इक्वल्स टू 408, और 96 प्लस 6 हो जाएगा आपके पास 102 ln x इज इक्वल्स टू 408, और ln x जो है वो 408 डिवाइडेड बाय 102 करेंगे आप, ये हो जाएगा आपके पास 408 था ना, सॉरी मेरे ख्याल से 2, ओ सॉरी 4, ये आ गया 4। अब x की उसने क्या एग्जैक्ट वैल्यू मांगी, हाँ एग्जैक्ट वैल्यू मांगी, तो एग्जैक्ट वैल्यू का मतलब ये होगा कि आप उसको सॉल्व नहीं करेंगे आगे। एग्जैक्ट वैल्यू का तरीकेकार ये होगा कि भाई x इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल की पावर 4, दैट इज योर फाइनल। ठीक है जनाब, तो खासे क्वेश्चंस हमने इसके कर लिए एपीजीपी के। अब आप मुझे सबसे पहला काम आप ये करेंगे पूरी वीडियो को अच्छे से गौर से देखेंगे, उसके बाद कोई क्यूरी होगी तो उसकी चैट में लिख देंगे, यानी कि यूट्यूब पर वीडियो देख रहे होंगे तो उसके कमेंट में लिख दीजिएगा कि सर ये वाली चीज़ दोबारा से बता दें, ये वाली चीज़ में ये वाला काम क्यों किया, तो मैं वहाँ पे उसका आंसर कर दूंगा, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी मर्जी का कोई पेपर सॉल्व किया जाए या फिर आपकी मर्जी का टॉपिक सॉल्व किया जाए तो उसके लिए भी आप कमेंट लिख सकते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि उस वीडियो को हम रिकॉर्ड करते हैं उसकी एक्सप्लेनेशन के साथ। इसकी एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो एक बाकी है, तो वो वाली वीडियो जो है मैं एग्जैक्टली इसके बाद अपलोड कर दूंगा, जिसमें आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी कि एपीजीपी में काम किस तरह से। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, पूरी वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।